हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर 16 डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहला क्वेश्चन ये नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं हमें। 0.2 मोल C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में। तो अब 0.2 मोल यहाँ पे ग्लूकोज दे रखा है। अब इसमें कार्बन के एटम्स पूछे हैं बस, ठीक है। तो अब देखो, एक मोल में बोले या एक मॉलिक्यूल में इसके कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और एक मोल C6H12O6 में कितने कार्बन है अगर देखा जाए तो? Na कार्बन है, बट इतने कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें? Na मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो 1 मोल C6H12O6 कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है। तो 0.2 मोल में कितने हो जाएंगे ये तुम निकाल सकते हो। Na इंटू 0.2 और इंटू 6, क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं? कार्बन के एटम्स निकाल रहे हैं। तो घूम फिर के कितना हो जाएगा ये? 1.2 Na कार्बन एटम्स। तो आंसर विल बी 1.2 Na। अगले क्वेश्चन में 20 ग्राम NaOH दिया है, 500 ml एक्वस सॉल्यूशन है और पूछा है मोलारिटी क्या है? Na+। अब देखो, चाहे NaOH हो चाहे Na+ हो, दोनों की मोलारिटी सेम होगी, क्योंकि दोनों के मोल्स में क्या है? सेम है। NaOH Na+ और OH माइनस देगा। तो एक मोल अगर NaOH है तो एक मोल ही अपने पास क्या है? Na+, और दोनों सेम ही कंटेनर में है, तो वॉल्यूम भी उनकी सेम रहेगी। तो चाहे तुम NaOH की मोलारिटी निकाल लो और फिर उससे Na+ की भी आ जाएगी। तो अगर हम NaOH की मोलारिटी निकालें, मोलारिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी है। ml में है तो उसको 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, अगर ये ml में है। तो मोल्स कितने आएंगे? अब देखो, 20 अपॉन में 40 डिवाइडेड बाय 500 into 1000, that will come out to be 1 molar। तो आंसर इसका ए हो जाएगा 1 मोलर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो, इनकरेक्ट पूछा है फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। इनकरेक्ट फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज argon 4s1, so the last electron is in 4s। For 4s, n की वैल्यू is 4, L for s is 0 and m is also 0। s could be plus half और माइनस हाफ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब इनमें से देख लिया जाता है। N4 सही है, L1 गलत हो गया। L1 किसके लिए होता है? P के लिए होता है। 0 सही है और ये +1 हाफ में सही है, तो इसलिए आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक स्पीशीज पूछा है। डायमैग्नेटिक स्पीशीज के लिए देखो, अकॉर्डिंग टू MOT या तो तुम क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना है। शॉर्ट में हम क्या करेंगे? जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो जाते हैं? डायमैग्नेटिक। एक्सेप्ट O2 एंड B2, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर वाले डायमैग्नेटिक। तो अब यहाँ पे देखो, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, 6 into 2 12 इलेक्ट्रॉन्स है। इवन आ गया तो यही हो गया, बट बाकी हुए भी देख लो। नाइट्रोजन 14, एक गया तो 13, नाइट्रोजन फिर से 14, एक ऐड हो गया तो 15, और हाइड्रोजन 2, एक गया तो कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, इवन नंबर सिर्फ ए में ही आ रहा है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा? डज नॉट फॉलो ऑक्टेट। फिर से अपने को ध्यान रखना है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा मतलब या तो हाइपर वैलेंट है या तो हाइपोवैलेंट है। अब यहाँ पे देखो, हाइपर वैलेंट कौन सा दिख रहा है अपने को? PCl5 दिख रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि P देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 5 बॉन्ड है तो 5 into 2 मतलब फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ ही नहीं यहाँ पे। बाकियों में भी अगर देखें, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 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 और एक इसका लोन पेयर भी है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। H2O 2 इसके पास लोन पेयर हो गए, तो 2 2 और यहाँ पे भी 2 और 2, तो कितने हो गए? इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। और CCl4 क्लोरीन
फ्लोरीन 4 बॉन्ड और एक बॉन्ड में 2, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी PCl5। इट इज अ हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल नहीं है? डज नॉट हैव 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। सबसे पहला आएगा PCl5, और PCl5 की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो PCl5 इज TBP शेप। अब इस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल पे देखो क्या ध्यान रखना है, ट्राइंगल है अपने पास। अब ट्राइंगल में तो एंगल कितने आ गए? 120 वाले आ गए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ऊपर एक बॉन्ड है और ट्राइंगल के नीचे एक बॉन्ड है, ये ट्राइंगल के ऊपर। अब ये जो ट्राइंगल के ऊपर बॉन्ड है, ये इस सबसे 90 डिग्री पे है, ठीक है। कि अगर हम अज्यूम करें कि अपने पास ये अगर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के जस्ट ऊपर एक बॉन्ड आ रही है, तो ये कितनी पे आएगी? 90 डिग्री पे आएगी। तो 90 डिग्री वाला ये भी है, और जो नीचे है ये भी 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री के एंगल्स यहाँ पे 6 आएंगे। ये वाला जो बॉन्ड इन 3 कॉर्नर्स के साथ बना रहा है, ये वाला जो बॉन्ड इन 3 कॉर्नर्स के साथ बना रहा है, तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इसमें है। XeF4 स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर ही नाम पे है, तो स्क्वायर में तो होगा ही। एक ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, और यहाँ पे भी एक लोन पेयर आएगा और यहाँ पे भी एक लोन पेयर आ गया। तो स्क्वायर प्लेनर है, तो 90 डिग्री तो फिर से हो गया इसमें। XeF2 इज लीनियर। लीनियर कैसे? कि ज़ेनॉन 3 लोन पेयर है, तीनों लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रख देंगे और एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे ये तो फ्लोरीन। तो अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये कितने पे आ रहा है बॉन्ड एंगल? 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल नहीं है, तो आंसर XeF2 हो जाएगा। और लास्ट बचा SF6, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। SF6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में भी देखो क्या है, एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर में तो पता है फिर से 90 डिग्री के आ गए, और स्क्वायर के ऊपर और स्क्वायर के नीचे भी क्या है? बॉन्ड्स है। तो स्क्वायर स्क्वायर के ऊपर, मतलब ये स्क्वायर जो है, इसके जो कॉर्नर्स है ये 90 डिग्री पे ही अलाइंड है इस वाले के साथ, तो ये भी 90 पे है और ये भी 90 पे है। तो अगेन SF6 में भी 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं। सारे बॉन्ड एंगल्स इनफैक्ट 90 के ही है, ऑपोजिट को पोगे तो 180 के है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? C XeF2। इनमें से कौन सी गैस की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है? डाउन द ग्रुप जाते हैं, मास बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी? क्रिप्टन की हो जाएगी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत बच्चे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? कि यहाँ पे पूछा है हीट और निकालोगे तुम वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें हीट और वर्क डन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है या प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आइसोथर्मल कंडीशंस में हो रहा है। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा T0। अब आइसोथर्मल में ये हमें पता है डेल्टा T और डेल्टा U डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर डेल्टा T 0, दैट मीन्स डेल्टा U इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट इज, इस फॉर्मूले से अगर करोगे तो Q जो है वो माइनस W के बराबर आ गया। तो अगर हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो है माइनस nRT ln V2 by V1, तो Q विल बी प्लस nRT ln V2 by V1। और हमसे क्वेश्चन में Q पूछा गया है, W नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला रखो, 2 R की वैल्यू नहीं रखनी है, टेम्परेचर कितना है 300, और ln इनिशियल वॉल्यूम 10 और फाइनल वॉल्यूम 100, तो दैट इज ln 10। तो ये हो गया 600 R ln 10, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है ग्रेफाइट और डायमंड का। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है? कि अगर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट को बर्न किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन रिएक्शन हो रहा है और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी को इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल रहे हैं। सिमिलरली कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज -Y।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कार्बन ग्रेफाइट को कन्वर्ट किया जाए कार्बन डायमंड तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा। अब देखो ये करने के लिए मुझे इन दोनों रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट, माइनस करोगे तो ये डायमंड माइनस का वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब्सट्रैक्ट हो गया, CO2 गया, बचा क्या ये वाली इक्वेशन। अब सब्सट्रैक्ट अगर मैंने किया तो एंथैल्पी इसमें भी वही सेम चीज लगेगी, मतलब -x माइनस ऑफ -y और यू कैन सी -x प्लस y। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन से करते हो, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसमें -x माइनस ऑफ -y मतलब माइनस का x माइनस y, दिस शुड बी द आंसर। तो आंसर अगर हम देखें तो C आ रहा है इससे और आंसर C ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री पे भी डिपेंड कर जाता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे एंडो के लिए हो चाहे एक्सो के लिए डिपेंड्स मेनली मोस्टली ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर यहाँ से एक रिलेशन भी आप लोग को पता होगा, ln के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन में के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इसी रिलेशन से हम बताते हैं, या ln की जगह यहाँ पे log लगा दो तो ये क्या हो जाएगा 2.303 R। तो ये पॉजिटिव है बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन टेम्परेचर, तो इसलिए आंसर इज ए, ओनली टेम्परेचर। सिक्सटी फर्स्ट क्वेश्चन, CH3CONH4 0.01 मोलर दिया गया है और पीएच पूछा गया है आपका सॉल्यूशन में। बेस सॉल्ट कैसी सॉल्ट है, वीक बेस और वीक एसिड की सॉल्ट दे रखी है। CH3COO means CH3COOH, acetic acid, weak acid, NH4 means NH4OH, weak base। तो ये weak acid weak base की सॉल्ट है, तो इसके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb, and pKa and pKb both are 4.74, मतलब ये जो वैल्यू है तो 0 आ गई, तो 7 plus 1/2 into 0 that is 7 and answer is D 7। Question number 62 question, cadmium hydroxide aqueous solution is given। Cadmium hydroxide will dissociate to give CD2 plus and 2OH minus if solubility of CD2 plus is S and solubility of OH minus will be 2S। Now अब यहाँ पे अगर देखो NaOH दे रखा है हमें 0.01 मोलर, तो कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होगा, कॉमन आयन यहाँ पे क्या आएगा OH माइनस, तो दिस विल बी 0.01। ड्यू टू कॉमन आयन S की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए जो वैल्यू आएगी वो लगभग 0.01 के ही बराबर आएगी। KSP चेंज नहीं होगा, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट वैल्यूज रिमेन सेम, it will be CD2 plus into OH minus square, that is S, and इसको 10 to the power minus 2 लिख देती हूँ मैं, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 into 10 to the power minus 14। तो अब अगर S कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 into 10 to the power minus 14 divided by 10 to the power minus 4 which will become 10 to the power minus 10 आना चाहिए, तो 10 to the power minus 10 मतलब आंसर B हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। हाइड्रोजन दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और -1। नॉर्मली नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज मेटल्स के साथ अगर अटैच होता है तो कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका -1 होता है। तो ये ध्यान रखना, मेटल के साथ कहाँ जुड़ा है वही देख लो, एक ही जगह दिख रहा है अपने को, तो आंसर वही हो जाएगा H2O +1 HCl4 +1 and in this case -1, so answer is C, CaH2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रोफॉर्माइलेशन कर रहे हैं प्रोटीन का, प्रोटीन
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोफॉर्माइलेशन मीन CO एंड हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन किया जा रहा है और बनता क्या है इस केस में, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज CH3 CH2 and CHO. This will be formed, so answer will be B, butanol. 65 इलेक्ट्रॉन रिच कोवेलेंट हाइड्राइड। देखो इलेक्ट्रॉन रिच कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, ऐसे कोवेलेंट हाइड्राइड जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। NaH, ये तो मेटालिक हाइड्राइड आ गया, कोवेलेंट नहीं आया, आयनिक वाला हो गया, ये दिख रहा है अपने को। और NH3 में हमें पता ही है क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वहीं से आंसर भी क्या आ रहा है, B, NH3। CH4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है क्योंकि उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 बॉन्ड बना ही रहा है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, not electron rich. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से, सेलेक्ट द करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया है KCl फॉर्म्स KCl.6H2O हाइड्रेट। ग्रुप 1 के जो हलाइड्स हैं वो हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते, ग्रुप 2 के जो क्लोराइड्स हैं वो हाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं बिकॉज उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है। ग्रुप 1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप 2 ज्यादा नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। Sr2+ has higher hydration enthalpy than Mg2+. हाइड्रेशन एंथैल्पी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों में चार्जेस सेम है, बट साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीशियम इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्शियम, तो मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्शियम, तो ये तो गलत हो गया फिर से। सोडियम इज मोस्ट अबंडेंट कैटायन प्रेजेंट विद इन द सेल फ्लूइड्स। सोडियम मोस्ट अबंडेंट नहीं है, सोडियम की जगह कौन सा आना चाहिए, पोटेशियम आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, गलत। बचा लास्ट अपने पास, तो आंसर वही आना चाहिए, बेरिलियम डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। दिस इज करेक्ट, बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। टेट्राहैलाइड्स ऑफ डोमिनेंट आयनिक नेचर। चलो अब देखो, आयनिक नेचर की बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट नेचर मतलब फजांस रूल तो आएगा ही आएगा। फिर वहां पे फजांस रूल क्या बोलता है, फजांस रूल ये बोलता है बेसिकली कि जितना छोटा साइज ऑफ कटायन होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर होगी, जितना ज्यादा चार्ज ऑफ कटायन होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर होगी। सिमिलरली जितना ज्यादा अनायन का साइज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, मतलब वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा ज्यादा। अब एनायन से अगर देखें, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, फ्लोरीन स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो उसमें आयनिक नेचर ज्यादा डोमिनेट होगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट नेचर। उसके अलावा चार्जेस भी देखो, साइज भी देखो, लेड का साइज सबसे बड़ा होगा और इसका साइज छोटा, तो उल्टा हो गया, कटायन छोटा होना चाहिए था, अनायन बड़ा होना चाहिए था, बट यहाँ पे कटायन बड़ा हो गया, अनायन छोटा हो गया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। Question number 68. Select the group of strongest negative inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2 का होता है इनमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, NO2। इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एक्सिबिट करेगा। टॉटोमेरिज्म के लिए हमें क्या देखना है, बस एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन है, एक बॉन्ड बना है, तो एक हाइड्रोजन तो है इसके पास, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो ये तो शो कर सकता है टॉटोमेरिज्म। इधर देखो दोनों ही बॉन्ड्स आ गए, अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा, यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, तो ये भी नहीं शो करेगा। ब्रिज हेड वाला कभी भी अल्फा हाइड्रोजन की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिज हेड पे हमें sp2 कार्बन नहीं बनाना, ब्रिज हेड हमेशा sp3 रहेगा, तो ये भी नहीं हुआ, तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, ए। इनमें से कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स पे डिपेंड करती है। अब देखो एक चीज अगर देखा जाए, हर जगह CH3 होल्ड वाइज वो तो कॉमन ही है, तो इससे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे OH है तो ये प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है,
यहाँ पे CH3 है तो ये प्लस I दिखा रहा है, इनफैक्ट हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। और ये NH2 है, अगेन विच इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? मीसोमेरिक होता है। तो दो हमें मीसोमेरिक वाले दिख रहे हैं, एक तो C और दूसरा B। अब C और B में भी मीसोमेरिक का हम ऑर्डर डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि खुद सोचो कौन ज्यादा आसानी से लोन पे डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर दे रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा या मीसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट होगा, और आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स जाएगा, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेगा, उसमें खुद पॉजिटिव चार्ज है, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो देखना है, मतलब कौन से ग्रुप्स आ गए, फिर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हैं तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, यहाँ NO2, NO2 तो माइनस M खींचने वाला है, 2 NO2 फिर से माइनस M खींचने वाला है। OCH3 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर ये डीलोकलाइज करता है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस M। तो क्लियरली आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 72, एंटी एरोमेटिक स्पीशीज पूछी गई है। यहाँ पे एंटी एरोमेटिक मीन्स जो 4n पाई रूल फॉलो करती है। प्लेनर है, sp2 कार्बन है, कॉन्जुगेशन है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4n पाई, 4n + 2 पाई हकल रूल, उसके अकॉर्डिंग एरोमेटिक होगा। 4n पाई कौन सा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे अगर देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये तो एरोमेटिक हो गया, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बोल सकते हो कि भाई ये तो हो सकता है। यहाँ पे कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये तो कंफ्यूज कर जाएंगे, CB और DB, बट C की एक खासियत होती है, क्या होती है? साइक्लोऑक्टेट टेट्राहेड्रल की खासियत कि ये टब लाइक शेप में एग्जिस्ट करता है, ये नॉन प्लेनर है। तो ये नॉन प्लेनर है, टब लाइक है, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि प्लेनारिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4n पाई तो होने चाहिए, बट साथ साथ प्लेनर भी होना चाहिए। ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा? इसलिए अपना D आ जाएगा। जो D है यही क्या है? जो D है यही क्या है? एंटी एरोमेटिक इन नेचर। Question number 73, lanthanide for which +2 and +3 oxidation states are common. अब देखो लैंथेनम यूजुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 तो सब में मोस्टली कॉमन ही रहती है, तो +3 तो मेजॉरिटी वाले दिखा देंगे, बट जो +2 है, +2 यूरोपियम दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाती है, तो उसने यूरोपियम दिखा देता है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? B। +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूरोपियम में कॉमन है। इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों दिखाएगा? तो देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो वो GI तो शो कर सकता है, बट OI शो नहीं कर सकता। तो एक तो स्क्वायर प्लेनर वालों को एलिमिनेट कर देंगे। स्क्वायर प्लेनर मतलब 4 लेकिन देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, ये भी 6 है, क्वाड्रुप्लेशन ये भी 6, तो ये तो नहीं होगा, तो एक को तो हटा दो। प्लैटिनम है, प्लैटिनम मतलब 4D 5D सीरीज वाले जो भी होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जनरली फॉर्म करते हैं। तो ए तो हो गया अपना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो नहीं करेगा। अब ऑप्टा में देखो ये जो है A2B4 वाला टाइप, A2B4 वाले टाइप में GI तो शो हो जाएगा। इस तरीके से की एग्जांपल कर लेते हैं कि A और B एंड B, ये जो है ये इसका ट्रांसफॉर्म है, और सिस में A सेम साइड हो जाएंगे, A B एंड B। बट इनमें से तुम कोई भी केस करो, A दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि इन दोनों में ही क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो इस तरीके से अगर हम प्लेन डालते हैं तो ये पूरा का पूरा बाइसेक्ट हो जाएगा, A और A रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली फिर से ऐसे प्लेन डाल दो,
पूरा बाइसेक्ट हो गया, बी और बी क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। तो इस तरीके से ऐसे अगर मैं प्लेन डाल लूँ तो दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकते, दोनों में ही पीओएस है, तो ये भी गया। फिर इसके बाद PTEN3। अब देखो इस तरीके का हमें कोई भी लिगेंड दिखता है PTEN3 टाइप, तो हमें ये तो ध्यान रखना है कि ये कौन सा वाला लिगेंड आ रहा है, सिमेट्रिकल लिगेंड। सिमेट्रिकल लिगेंड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो दोनों डोनर साइट्स हैं वो नाइट्रोजन ही है। अब दोनों डोनर साइट्स अगर नाइट्रोजन है मींस PT यहाँ भी नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ भी नाइट्रोजन से जुड़ा है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो खुद सोचो क्या ये GI शो करेगा? कोई हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ ही नहीं रहे, तो GI शो नहीं करता है, तो ये भी गया। बचा फिर अपने पास एक ही D, और इसमें भी बस ये ध्यान रखना है कि जो सिस फॉर्म है वो तो शो कर सकता है, ट्रांस अगेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जब बनाओगे देखो EN सेम साइड कर दिया हमने, और Cl भी सेम साइड, तो इसका जो सिस फॉर्म है ये तो शो कर सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म Cl En एंड En, तो ये तो OI शो कर सकता है। सिमिलरली इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये GI तो है बट OI वाला नहीं हुआ, तो सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो आंसर क्या होता है इसका, फिर D होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है एक वीक डायप्रोटिक एसिड के लिए, और पूछा है, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर ही पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और इसका आयनाइजेशन दे रखा है। तो आयनाइज बता रखे हैं, तो पहले तो अल्फा आई निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। अब देखो क्या बोला, वीक डायप्रोटिक एसिड मतलब इस तरीके से कोई एसिड है। अब अगर ये इस तरीके से एसिड है तो हमें कितने मिलेंगे, 2H+ और एक E2-, मतलब नंबर ऑफ आयन तो कितने हो गए, 3। तो 0.25 I-1 upon 3-1, that is I will be equal to 0.25 into 2 plus 1, वो आ जाएगा अपने पास 1.5। अब फॉर्मूला रख लेते हैं, पाई इज इक्वल टू ICRT, that is 1.5, 0.2, 0.0821 and temperature is 300 Kelvin। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा B 7.4 ATM। सेवेंटी 76 में ओवरऑल रिएक्शन पूछा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल में देखो क्या है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन दोनों का कंबशन रिएक्शन कराया जा रहा है, हाईली एक्सोथर्मिक है, उसी से एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का कंबशन देखो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस H2O लिक्विड, आंसर इज C। अब अगले क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैराडेज पूछे है फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.5 मोल ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमियम 3+ आयन। इसके लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है बस, कि Cr2O7 2- से Cr3+ जा रहा है। अगर आप लोगों ने रिडॉक्स में बैलेंसिंग करी हो तो वो वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, ऑक्सीडेशन नंबर भी आयन इलेक्ट्रॉन भी। आज मैं यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से डिस्कस कर रही हूँ। देखो 2 क्रोमियम है तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, 7 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 7H2O, और एसिडिक मीडियम में कितना हो गया, 14H+। डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में ही होता है मोस्टली रिएक्शन। अब यहाँ पे चार्ज अगर गिनोगे तो देखो 2 - 14+ मतलब 12 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना है 6 पॉजिटिव, तो इसको कितने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज, मतलब 6 फैराडे चार्ज। 1 मोल रिक्वायर्स 6 फैराडे चार्ज, तो 0.5 मोल विल रिक्वायर 3 फैराडे चार्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा, A 3 फैराडे। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो काफी आसान क्वेश्चन है, बट इस आसान से क्वेश्चन में ही हम मिस्टेक करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तक हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह कितना आसान क्वेश्चन आ गया, हम तो ये कर लेंगे। बट इसमें क्या दिक्कत आती है, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। अब क्यों ध्यान से नहीं पढ़ते, यहाँ पे देखो मैं क्यों बोल रही हूँ। यूनिट पूछी है रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट कॉन्स्टेंट की नहीं पूछी है। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर मार्क करके आओगे B, बट आंसर B नहीं है, आंसर क्या है इसका, A। क्यों, क्योंकि रेट की यूनिट पूछी है, ये पूछा है, रेट कांस्टेंट नहीं पूछा, आर पूछा है के नहीं, और आर तो ऑर्डर से कोई भी रिलेटेड है ही नहीं। आर की यूनिट हमेशा क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड।
ये ऑब्वियसली आंसर बी आएगा अगर तुम रेट कांस्टेंट निकालोगे, बट ये ध्यान रखना है रेट दैट इज आंसर ए. Question number 79, enzymatic reaction in which starch converts into maltose. ये होता है किसके प्रेजेंस में? डाइस्टेस के प्रेजेंस में होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा. अरेंज एनालीन एंड इथाइल बनाते चलते चलो साथ साथ. एनालीन क्या है? दिस इज वन. Second is N-methyl aniline. And third is N-dimethyl. अब देखो तीनों ही जगह डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है लोन पेयर का. यहाँ से भी लोन पेयर डीलोकलाइज है, यहाँ से भी लोन पेयर डीलोकलाइज है, बट हमें इन तीनों में क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? जहाँ पे बेसिसिटी की ऑर्डर की बात करें, बेस मतलब जो लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा. कौन ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा? ये. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं. प्लस आई की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या है? ज्यादा है. अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा हुई. तो सबसे ज्यादा बेसिक तो 3 होगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर पोस्टर मतलब ज्यादा से कम. तो उसके बाद ये, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस आई वाला है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है. तो सेकेंड एंड देन विल बी 1. तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 to 1, मतलब आंसर इज बी. सेलेक्ट द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 ऑफ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. बट ग्रुप 15, 16, 17 में एक्सेप्शन आते हैं काफी इंपॉर्टेंट वाले. क्या? कौन से वाले? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो हम ये पढ़ते हैं कि H2O और HF का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है. बट इसमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? NH3 का हाईएस्ट नहीं होता. NH3 दो आगे कूद जाता है. मतलब अगर NH3 ये ऑर्डर होना चाहिए था, नॉर्मली ये ऑर्डर होता, बट ये NH3 आके यहाँ पे चला जाएगा. मतलब PH3 देन ASH3 देन NH3 SBH3 और BiH3. ये ऑर्डर होगा ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स के लिए. अब सबसे ज्यादा किसके लिए? बिस्मथ वाले के लिए. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, BiH3. अगले क्वेश्चन में जब 0.1 मोल MnO2- को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है तो कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी? सेम वही कर दो, वापस कर दो इक्वेशन को. MnO4 को ऑक्सीडाइज करके बना क्या रहे हैं हम? MnO4-. चाहे तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हो. अब यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +6 और +7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है. एक इलेक्ट्रॉन का चेंज मतलब एक फैराडे का चेंज आ रहा है एक मोल के लिए. ठीक है, एक फैराडे चेंज. तो 1 मोल को कितना चाहिए? 1 फैराडे चाहिए, या बोल सकते हो कितना? 96500 कूलम. अपने पास कितने हैं? 0.1 मोल. तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 0.1 into 96500 मतलब 9650 कूलम. तो आंसर हो जाएगा इसका सी. Select the interhalogen compound of square pyramidal shape. अब square pyramidal shape की बात करें, square pyramidal मतलब देखो 5 तो बॉन्ड होनी चाहिए, ये बनेगा square pyramidal. तो ClF3 3 तो हुआ ही नहीं, फिर 7 2, यहीं से देखो मैंने क्या बता दिया? BrF5 बिना को सॉल्व किए, क्योंकि मुझे बस पता है क्या कि स्क्वायर पिरामिड में कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होनी चाहिए. और इसको कैलकुलेट भी कर लो. देखो Br इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है और ये स्क्वायर हो गया और एक ये पिरामिड हो गया. तो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसकी ऐसे ज्योमेट्री बन जाती है. तो अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, BrF5. sp3d2 hybridization but having one lone pair. Entropy change during an isothermal expansion of ideal gas. Entropy का formula delta S is equal to NCV ln T2 by T1 plus NR ln
V2 बाय V1। ये फॉर्मूला होता है। अब आइसोथर्मल बोला है तो मतलब T1 और T2 तो सेम हो गए, मतलब ये पूरा फैक्टर तो 0 ही हो गया। तो डेल्टा एस को मैं लॉग के टर्म्स में लिख दूं अगर, तो 2.303 NR log V2 बाय V1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला देखो, 2.303 NR log V2 बाय V1, बी वाला ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर बी हो जाता है इसका। Find magnetic moment of Cr2 plus ion, chromium. Chromium atomic number is 24 and electronic configuration is 3d5 4s1. So Cr2 plus 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक S से गया और एक D से, मीन्स आर्गन 3d4। अब आर्गन 3d4 की अगर बात कर रहे हैं, मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो n की वैल्यू 4। अब फॉर्मूला भी लगाओगे अगर तुम डाइपोल मोमेंट का, तो क्या होता है अंडर रूट n+2, या अगर याद हो तो 4 से अगर हम निकालते ही हैं तो 4.8 आते हैं। वैलेंस वैसे याद होनी ज्यादा बेटर रहता है, बट सॉल्व कर लो। अगर 4 + 2 मीन्स अब यहाँ पे अगर देखा जाए कितना आएगा, रूट 24 आ गया, ठीक है। 4 2 6 6 4 24 हो गया। अब ये 24 है, किसके सबसे क्लोजेस्ट है, 25 परफेक्ट स्क्वायर। 25 मतलब 5 से थोड़ा कम, और थोड़ा कम मतलब कितना हो जाता है, ये 4.89 आता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए 4.89। अगले क्वेश्चन में यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, यूरोपियम 3+ आयन की पूछे। तो यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है xenon 4f7 and 6s2. This is europium. 3 electrons are being removed, 2 from S and 1 from F, that is Xe 4f6. So answer is B. अगला पूछा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी रहती है, हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम इज ऑफ CO, सबसे आगे CO आता है, आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NiH2O होल 6। अब Ni सबसे पहले यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकाले तो कितना आएगा, +2 आएगा। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर का +2, दैट मीन्स 3d8। 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो जब इसको स्प्लिट करोगे T2G और EG में, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे वो हुंस रूल के अकॉर्डिंग होंगे। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले 1 2 3 4 5 6 7 and 8, that is T2G6 and EG2। तो आंसर इसका हो जाएगा A। इसके बाद अब जो क्वेश्चन है, पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई एटम, तभी उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, उससे ज्यादा एनर्जी तुमको देनी पड़ रही है। अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज। तो अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पॉजिटिव किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए नहीं होगी, हाइड्रोजन के लिए नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है किसके लिए, नोबल गैस के लिए। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, बी। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड। तो देखो एल्डोल के लिए एक तो हम मैकेनिज्म से करेंगे, और दूसरा मैं तुम्हें अभी एक जल्दी वाला मेथड बता रही हूँ बस, ये है। अब हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन का यूज। तो एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप यूज करूंगी और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, ये CHO एंड दिस विल बी CH3। अब देखो यहाँ पे हीट भी कर दिया गया है ना, तो क्या करेंगे, ये O और H हटा दो, माइनस H2O, बस दोनों को जोड़ दो वाया डबल बॉन्ड, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CHO, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट अपने को दिख रहा है डी वाले में, आंसर डी। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर कौन बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ना हो,
कौन से ग्रुप को? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर देखो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन और माइनस आई भी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। कार्बोलामीन टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। कार्बोलामीन टेस्ट कौन शो करता है? 1 डिग्री अमीन शो करते हैं, तो दिस इज 1 डिग्री। मिथाइलोमीन है, सॉरी 1 डिग्री तो है ही नहीं है, बट मिथाइलोमीन है, बट अमीन तो 1 डिग्री है, कार्बन 1 डिग्री नहीं है, तो 1 डिग्री अमीन तो है ये भी NH2 है, तो 1 डिग्री अमीन हो गया, एनिलीन भी दे देगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ये जो कंपाउंड है ये 2 डिग्री है, देखो NH ग्रुप है, 2 डिग्री अमीन है, तो ये कार्बोलामीन टेस्ट नहीं देगा, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा इसका। एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूछा है, देखो कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जिसमें मिथियोनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, बट साथ में अगर इन ऑप्शंस में देखें तो वैलिन होता है, वैलिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो आंसर डी है। Which of the following statement about nitration of aromatic compounds are correct? करेक्ट वाला पूछा है। सबसे पहला टॉलिन दिया है, अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, अभी तो टॉलिन है, ठीक है। और दूसरा बेंजीन है, और पूछा है रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन। देखो नाइट्रेशन कैसा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है, बट ये जो है ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस एच इफेक्ट है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा होगी, तो ये स्टेटमेंट तो सही दे रखा है। तो ए तो ऐसे भी सब में है, नहीं तो सोच से तो भी हो जाएगा, चारों ऑप्शन में ए दे रखा है। बाकी ऑप्शन पे आते हैं, अब देखो डी भी देख लो एक बार, क्योंकि डी अपने को 3 में दिख रहा है, तो एक बार डी पे जाते हैं। नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी बताया मैंने, NO2 पॉजिटिव बनता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करता है किसको? H पॉजिटिव को, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, तो ये तो सही है, तो ए भी सही है और डी भी सही है, तो देखो ये वाला ऑप्शन तो यहीं से अपना एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद डी और सी ही डिसाइड करेगा आंसर क्या होगा। अब देखो पी क्या दिया है? रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ हेक्साड्यूट्रोबेंजीन। हेक्साड्यूट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन है, बट जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, उस हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया गया है? ड्यूटेरियम लगा दिया, आइसोटोप्स लगा दिए इसके। अब आइसोटोप लगाने से क्या होता है? आइसोटोप पे लेबलिंग हो जाती है, या बोल सकते हो कि CD बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग है, CH बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग है, तो इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला असर यहाँ पे पड़ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन का असर पड़ सकता है या नहीं, यही पूछा है यहाँ पे। रेट ऑफ नाइट्रेशन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ हेक्साड्यूट्रोबेंजीन, और दूसरे में बोला है रेट ऑफ नाइट्रेशन इज ग्रेटर देन। अब दोनों तो हो नहीं सकता सेम, कि सेम भी हो जाए और ग्रेटर भी हो जाए, तो ये ऑप्शन तो हटाई दो, फिर से देखो ABCD नहीं हुआ। अब सी और बी में अपने को चूज करना है, तो इसके लिए पहले यहाँ पे समझते हैं कि नाइट्रेशन में एक्चुअली होता क्या था। देखो नाइट्रेशन में होता क्या है? पहले बेंजीन है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसका अटैक होगा, और बनेगा क्या? एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। मीन्स अगर यहाँ पे आया तो एक NO2H और यहाँ पे पॉजिटिव, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये ही क्या है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS, ये स्लो स्टेप है। और इसके बाद क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया होगा, तो ये बेसिक प्रोसीजर रहता है। अब इसमें अगर तुम देखो ये वाला जो सेकंड स्टेप है, जहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटी, एक में ये होगा और दूसरे वाले में इसी कार्बन हाइड्रोजन की जगह क्या होगा? कार्बन और ड्यूटेरियम, ये होगा। तो अब ये CD बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पे CH बॉन्ड टूटेगी, इसका असर पड़ता कब? अगर ये RDS होता, बट ये तो फास्ट स्टेप में, तो इस दोनों का कोई भी असर नहीं पड़ता है, यहाँ पे आइसोटोपिक लेबलिंग नहीं यूज होती है, तो इसलिए अगर हम बात करें रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट सेम, सही बात है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि CD CH बॉन्ड का यहाँ पे कोई असर ही नहीं पड़ा, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फिर? A, B एंड D हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 95 मैच द कॉलम है XeF4 का शेप क्या होता है अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था XeF4 स्क्वायर प्लेनर तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर मतलब A विल बी R अब R एक ही जगह दे रखा है तो देखो यहीं से आ गया बाकी भी अगर देखिए XeF6 देखो 6 बॉन्ड है बट एक लोन पेयर भी है अब लोन पेयर जो है उसके वजह से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा तो बी के लिए पी होना चाहिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल XeO3 xenon डबल बॉन्ड ऑफ 3 सिग्मा और एक लोन पेयर भी है दिस इज पिरामिडल तो इसका पिरामिडल XeO3s एंड XeO4 यहीं पे आ जाएगा और क्या आ जाएगा वो टेट्रा आ जाएगा ये डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड O आ गया तो दिस विल बी टेट्रा आंसर A होता है Question number 96. Which among the following molecule is of highest dipole moment? अब dipole moment is equal to Q into D. चार्ज भी देखना है और उनकी बॉन्ड लेंथ भी देखनी है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्यों क्योंकि नॉर्मली हम चार्ज देखते हैं डिस्टेंस नहीं देखते बट यहाँ पे अगर चार्ज देखोगे तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है बट जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है किसके लिए बी इस वाले के लिए बी के लिए चार्ज भी ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन तो जो प्रोडक्ट आता है इसका क्यू और डी का वो ज्यादा किसके लिए हो जाता है CH3Cl के लिए हो जाता है इसलिए आंसर इसका बी होगा मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जहाँ पे हीट क्या हो कांस्टेंट हो अब कोई भी हीट कैपेसिटी की बात करो है तो हीट ही तो वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा इसका A 0 इनमें से कौन सा पेयर एसिडिक बफर की तरह बिहेव कर सकता है एसिडिक बफर क्या होता है जहाँ पे एक वीक एसिड हो और साथ में उस वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या बन सके सॉल्ट बन सके तो वीक एसिड होना चाहिए और कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए ताकि वो वीक एसिड उसके साथ सॉल्ट बना सके तो ये दोनों ही एसिड है तो ये तो नहीं हुआ ये वीक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हो सकता है ये फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड फिर से नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगेन नहीं हुआ तो इसलिए आंसर बी है इसका number of unpaired electrons present in CONH3 whole 6 Cl3 CO3 plus oxidation state कोबाल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है 3d7 4s2 3 plus means 3d6 अब NH3 कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कंसिडर करता है इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है कोबाल्ट की तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी पेयरिंग हो जाएगी अब अगर इनकी पेयरिंग हो गई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए 0 हो गए तो आंसर इसका A होगा कैथोड ऑफ मर्करी सेल इज मेड अप ऑफ कैथोड ऑफ मर्करी सेल देखो मर्करी सेल में जो छोटे वाले सेल्स होते हैं ऐसे बटन वाले उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे तो मर्करी सेल कैथोड भी है एनोड भी है जो एनोड होती है वो बेसिकली जिंक की यूज की जाती है जिंक एनोड होती है और जो कैथोड होती है वो HgO और कार्बन का होता है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है यहाँ पे KOH का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है बट क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ कैथोड पूछा है तो आंसर क्या है इसका D और इसी के साथ आज के इस डिस्कशन पे हम खत्म करते हैं थैंक यू एवरीवन